आगे क्वेश्चन। और देखिए इन क्वेश्चन को जितना हो सके डीप में समझिए, रटने से काम नहीं चलेगा। जैसा आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर आपके सीटेट के एग्जाम की, तो आपके समझ पर आधारित अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चीजें आपको समझनी है, सभी पॉइंट आपको समझने हैं, ठीक है। अब रटने से आपका काम नहीं चलने वाला। चलिए सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर आप लोग देना, ठीक जी। जी मैं ठीक हूं, ठीक है रवि रंजन जी। चलिए पढ़ते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कल की वीडियो में बीच में आवाज चली गई थी तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज मैंने पहले पर इसे ले दिया, ठीक, क्योंकि आवाज की वजह से नहीं हो पाया था। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो कैरोल गिलिगन थी, ठीक, ये फीमेल थी जिन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की थी, उसको क्रिटिसाइज किया था। तो इन्होंने अपना एक तर्क दिया था कि पुरुषों में जो नैतिकता होती है, मेल में जो मोरालिटी होती है, उसका आधार क्या है, और स्त्रियों में जो मोरालिटी होती है उसका आधार क्या होता है, वो आपको बताना है। न्याय देखभाल, देखभाल न्याय, भलाई त्याग, या फिर त्याग भलाई, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए और उनके हर सिद्धांत की किसी ना किसी ने आलोचना की। तो वैसे लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कई आलोचना आई थी, खासकर आपके सीटेट के एग्जाम में। एक तो आता है आपका कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एक तो आपकी ये आलोचना आती है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, खासकर पेपर 2 में पूछा जाता है, वो है कैरोल गिलिगन का नाम। इन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। इन्होंने कहा आपने अपने सिद्धांत में जेंडर बाइसनेस दिखाया है, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत के लिए कहा कि जेंडर बाइसनेस आपके सिद्धांत के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि कोलबर्ग ने क्या काम किया, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था तो इन्होंने सभी मोस्टली मेल वर्ग शामिल कर लिए। बच्चे लिए वो लड़के ले लिए, बड़े लिए वो आदमी ले लिए, बूढ़े लिए वो आदमी ले लिए। तो महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, महिलाओं का बहुत ही कम योगदान रहा। तो कैरोल गिलिगन ने कहा कि आपके ये उसमें सिद्धांत में मेल ही मेल दिख रहे हैं, फीमेल तो दिख ही नहीं रही। अब नैतिकता का डिसीजन मेल अलग तरीके से लेता है, फीमेल अलग तरीके से लेती है, तो आपने कैसे कह दिया खाली मेल के उस पर कि ये मतलब ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो इन्होंने अपनी आलोचना करी, फिर इनके भी सिद्धांत की आलोचना हुई, सब आपस में एक दूसरे की आलोचना कर देते, ठीक है। तो इन्होंने कहा कैरोल गिलिगन ने कि जो पुरुषों में जो नैतिकता होती है ना, उसका आधार होता है न्याय यानी जस्टिस, लेकिन जो स्त्रियों में, फीमेल में जो नैतिकता होती है, फीमेल कैसी रहती है, थोड़े अपने केयर पर्सपेक्टिव से चीजें ज्यादा देखती है। उनका कैसा रहता है, थोड़ा देखभाल वाला नेचर होता है। तो इसमें आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, खासकर सीटेट के एग्जाम में, कि कैरोल गिलिगन के अनुसार स्त्रियों का नैतिकता का आधार क्या होता है, तो होता है आपका केयर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी देखभाल वाला होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, इतना ही बस क्वेश्चन आता है, बाकी कोलबर्ग की थोड़ी डिटेल में पड़ी होगी तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, ये लास्ट वीडियो में रह गया था क्योंकि आवाज की प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो भौतिक उपकरण होते हैं, ठीक है, यानी जो फिजिकल टूल्स होते हैं, फिजिकल टूल्स क्या हो सकते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, ठीक, आपका और जो भी मतलब जो आप यूज करते हो, ये सभी भौतिक उपकरण है। तो जो भौतिक उपकरण होते हैं जैसे कि डैश और डैश, ये हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। अब बताओ भौतिक उपकरण के अंदर यहां पर क्या आएगा। स्कीमा भौतिक उपकरण होता है? नहीं। जीन प्याजी का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा स्कीमा, तो स्कीमा क्या होती है, हम जब किसी की अंडरस्टैंडिंग बना लेते, अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं किसी चीज के प्रति, ठीक है, तो स्कीमा एक प्रोसेस होता है। तो ये आपका नहीं आएगा, इसमें भी स्कीमा दे दिया, इसके में भी स्कीमा दे दिया, तो तीन तो वैसे गलत हो गए। बच्चा क्या है, थर्ड आंसर, नक्शे और कैलकुलेटर, ये होते हैं आपके फिजिकल टूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्कीमा बड़ा महत्वपूर्ण टर्म्स होता है, इसको ध्यान से देख लेना, प्याजे की थ्योरी में दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुद्धि से संबंधित। बेसिकली बुद्धि से संबंधित आपके दो चीज याद आती है कि एक तो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है, और दूसरा जो बुद्धि का आपका सिद्धांत है मैं क्या कह रहा हूं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये दो क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अब इन्होंने पूछ लिया बुद्धि क्या है, तो देखिए पहले मुझे केवल भाई साहब दिख गया, तो मैंने क्या कहा था, केवल आपका नेगेटिव होता है। खासकर अगर एनईपी की बात करी जाए वहां ध्यान से पढ़ लेना, वरना ज्यादातर में आपका नेगेटिव होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। एक विशिष्ट एकाकी क्षमता होता है, एकाकी तो होती नहीं, स्पेसिफिक एबिलिटी तो नहीं होती। अक्षमताओं का एक समूह होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये कैपेबिलिटीज का एक सेट होता है। देखिए बुद्धि क्या होता है, बुद्धि एक मेंटल प्रोसेस होता है। बुद्धि क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है।
बुद्धि के बेस पर ही हम क्या करते हैं, बुद्धि के बेस पर ही हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं यानी थिंकिंग करते हैं, बुद्धि की हेल्प से ही तो करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं यानी कि कल्पना करते हैं। तो ये सभी हम बुद्धि की हेल्प से करते हैं। उसके अलावा जो आपकी बुद्धि होती है या मेरी भी जो बुद्धि होती है, वो आपकी अक्षमताओं का, कैपेबिलिटीज का एक समूह होती है, एक सेट होती है। उसके अलावा बुद्धि जो होती है, बुद्धि स्थायी होती है और स्थायी के साथ साथ परिवर्तनशील होती है, मतलब चेंज होता रहता है। जैसे बचपन में जो आपकी बुद्धि थी, आज की डेट में उसमें परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील होती है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, बुद्धि जो है आपके एडेप्टेशन में यानी कि अनुकूलन में सहायता होती है, अनुकूलन में सहायता प्रदान करती है। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये सभी टीचिंग एग्जाम में आपके पूछे गए जो मैंने लिखे हैं, इसलिए मैं कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखता, वही चीज बताता हूं आपको जो एग्जाम में आई होती है, ठीक। तो बुद्धि से संबंधित मेन मेन पॉइंट आप लोग समझ गए जो आपके एग्जाम में आए। तो आंसर इसमें आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी भावी अध्यापकों के लिए, जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको भी ऐसे, अब जो आपके प्रोग्रेस कार्ड है, उन्नति पत्र है, अब अपने बच्चों को ऐसे ही देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आई होप आपकी जिंदगी में ये दिन जल्दी आए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट, ठीक है, 360 डिग्री जो आपकी मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट है, ठीक, वो क्या प्रस्तावित करता है। पिछला सीटेट का जब क्वेश्चन हुआ था, एनईपी से इतने क्वेश्चन भर गए थे, बहुत ज्यादा है। और एनईपी आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे सीटेट हो, DSSB का हो, सुपर टेट हो, या फिर आपका केवीएस हो, देखने को मिल सकता है। सीटेट में तो आना ही आना है। अब एनईपी 2020 कहते हैं कि जो आप बच्चों को जो प्रोग्रेस कार्ड दोगे, सीटेट ने एक वर्ड यूज करा, उन्नति पत्र। इन्होंने हिंदी में वर्ड यूज करा उन्नति पत्र, जिसको प्रगति पत्र भी बोल देते थे, प्रगति पत्र बोल दो, या फिर इंग्लिश में याद कर लो सबसे बढ़िया प्रोग्रेस कार्ड जो होता है। कि अब जो स्कूल के अंदर आप बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड दोगे, वो आपका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट प्रोग्रेस कार्ड आप बच्चों को दोगे, ठीक है। इस तरीके का अब आप दोगे भविष्य के अंदर, ठीक, इसको लागू होने के बाद। तो इन्होंने कहा ये क्या प्रस्तावित करता है, योग्यात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट को नहीं, यंत्रवत याद करने, देखो फिर आगे मेमोराइज करने की बात आ गई, याद करने की बात, तो वैसी नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स को पेपर पेंसिल आधारित श्रेणियों में बांटना, बिल्कुल नहीं, कैटेगराइज हम नहीं कर सकते उनको। स्वयं आकलन और सह समूह आकलन करने का समावेश, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जो आप बच्चों को प्रोग्रेसिव ये कार्ड दोगे, उन्नति पत्र आप दोगे, इसमें बच्चे से संबंधित सभी पक्ष आ जाएंगे। इसमें कॉग्निटिव डोमेन आ जाएगा, इसमें साइकोमोटर डोमेन आ जाएगा, अफेक्टिव डोमेन आ जाएगा, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों ही पक्ष इसमें बच्चे से संबंधित आएंगे। और बच्चे से जुड़ी सभी जानकारियां इस प्रगति पत्र में अब दी जाया करेगी उनके पेरेंट्स को, कि भाई ये आपके बच्चे का पूरा बायोडाटा है, ये इसने पूरे साल भर के अंदर किया है, ठीक। तो आंसर इसमें आपका थर्ड सही है, फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली बार बहुत आया था आपके एग्जाम के अंदर, खासकर पेपर 2 के अंदर। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टूडेंट्स के चिंतन यानी जो थिंकिंग होती है उसको सुसाध्य नहीं करता। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नहीं करता, नहीं वाले में बहुत अटकते हैं बच्चे। अब देखिए चिंतन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी समस्या आती है तो समस्या आने पर हमारे माइंड में पहली चीज क्या स्टार्ट होती है, चिंतन। तो चिंतन के लिए क्या होना जरूरी है, समस्या यानी कि प्रॉब्लम होना जरूरी है। अगर मैं पूछूं क्या पढ़ रहे हो, अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो आपके सामने समस्या आ गई, क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आप लोग दे दोगे कि सचिन सर से हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समस्या होना बहुत जरूरी है। जैसे ही समस्या खत्म होती है, चिंतन भी ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाता है। तो चिंतन को सुसाध्य नहीं करता, वो आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अधिगम के हस्तांतरण यानी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, जब अधिगम का एक स्थान से दूसरी स्थान पर हस्तांतरण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको 3 इंपोर्टेंट बताई हुई है। एक तो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब आप लोग यहां पर सीडीपी सीख रहे हो और आगे किसी एग्जाम में, मान लो सुपर टेट के एग्जाम में या फिर केवीएस के एग्जाम में आपको सीडीपी देखने को मिले, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की एक जगह का पढ़ा हुआ या एक जगह का सीखा हुआ आपके दूसरी जगह में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लेकिन आप सीडीपी पढ़ रहे हो और देने चले जाओ बैंक का पेपर, तो वहां पर आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा नहीं, प्रॉब्लम करेगा, बाधक बनेगा, तो हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर ना प्रॉब्लम बने
और ना ये हेल्प करे, कुछ भी ना करे, तो हो जाएगा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जो अधिगम का स्थानांतरण है उस पर आधारित गतिविधियां देना बिल्कुल सही बात है, ये चिंतन को सुसाध्य करेगा, बच्चा चीजें ज्यादा सोचेगा। तो पहला तो सही है। समझने के बजाय रटने की ओर लक्ष्य करना बिल्कुल गलत। देखिए जब भी बात रटने की आ जाएगी, मेमोराइज करने की बात आ जाएगी, आंख बंद करके आंसर लगा देना, ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे एनईपी पूछे, चाहे एनसीएफ पूछे, चाहे कोई भी आपके टॉपिक से प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज पूछे, ठीक है। तो यही आंसर आपका गलत है, तो इसमें क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका नेगेटिव का भाई, नेगेटिव, सेकंड आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। संप्रत्यो यानी जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, जो कंसेप्ट होते हैं उनकी प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए। जैसे मान लो आप बच्चों को क्लासरूम के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ा रहे हो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ाते हो तो क्या शुरुआत में उसको पढ़ाना शुरू कर दोगे कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन ऐसे बनाते हैं? नहीं, आपको शुरुआत करनी चाहिए, पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछिए कि बच्चों को कितनी चीज आती है। बच्चों से क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चों के आसपास में जो चीज है उनसे रिलेट करके पढ़ाइए। तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए अपने स्कूल के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों को आवेदन आधारित, संबंध आधारित की ओर करना चाहिए। नहीं, उच्च क्रम तो हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। पहले बच्चों को चीज दिखानी चाहिए जो बच्चा उनको देख सकता है, पकड़ सकता है, छू सकता है, यानी पेड़ के बारे में बता दो जो मूर्त चीज होगी, ठीक है। सरल से जटिल की ओर पढ़ाना चाहिए, आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पहले उसको बच्चों को सिंपल चीजें पढ़ाओ, फिर उसको कॉम्प्लेक्स यानी जटिल यानी कठिन चीजें पढ़ाओ, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको चीजें समझनी ज्यादा है, अगर आपने थोड़ा सा समझने में टाइम लगाया 10-15 सेकंड, आपका आंसर सही आ जाएगा, वरना और क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं रखा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्न में से कौन सा स्टूडेंट्स के समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, कौशलों को सुसाध्य करता है, वो आपको बताना है, ठीक। पहला है इसमें आपका समरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग, दूसरा प्रक्रियात्मक स्थिरता, तीसरा अनुक्रिया समुच्चय, फोर्थ उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट, DSSB वगैरह के अंदर, ठीक, और बाकी टीचिंग एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो रीजनिंग में एक चैप्टर आपका एनालॉजी का, ठीक है, आपने पढ़ा है ना एनालॉजी का चैप्टर, कैसे दिए होते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, जैसे लिख दिया कृषि, ठीक है, और यहां लिख दिया किसान, इस तरीके से, फिर उसके बाद लिख दिया कोर्ट, तो अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, वकील, ठीक है। तो ये क्या है, एक छोर पर जो संबंध दिखा रहा है वही संबंध दूसरे छोर पर दिखाना चाहिए। कृषि कौन करता है, किसान को करता है, और कोर्ट के अंदर कौन रहता है, वकील रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही यही होती है, एनालॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। और बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग समाधान कौशलों को सुसाध्य कर रहा है तो ये चिंतन सबसे ज्यादा आपका हेल्प करेगा। आंसर इसमें आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स द्वारा की गई त्रुटियां यानी जो एरर्स होती है, बताओ कमेंट बॉक्स में, एरर्स महत्वपूर्ण होती है या नहीं, इस पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक होता है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे आप एनसीएफ 2005 को पढ़िए या चाहे कोई भी पॉइंट के पर्सपेक्टिव से आप लोग समझिए, जो बच्चा गलतियां करता है, जो बच्चा त्रुटियां करता है, जो बच्चा एरर्स करता है, ठीक है, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट यानी कि बड़े ही महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, बच्चे के लिए, टीचर के लिए, ये दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। देखो जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा टीचर को पता कैसे चलेगा कि उसको क्या समाधान करना है, क्या उपचारात्मक शिक्षण उसको देना है। तो इसलिए गलतियों को, बच्चों की गलतियों को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है। किसने महत्वपूर्ण माना है, सभी ने महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, एनसीएफ ने माना है, चाहे और जितनी भी पॉलिसीज आती है उसमें भी महत्वपूर्ण माना है। तो मेक श्योर आपको भी ये ध्यान रहे कि बच्चे की गलतियां बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चा जो गलतियां करता है, अगर तभी उसका समाधान हो जाए तो उपचारात्मक शिक्षण बड़ा सुचारू रूप से चलता है, ठीक। तो त्रुटि करने के ऑप्शन पढ़ते, पहला त्रुटि करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना। देखिए जहां पर भी पनिशमेंट यानी दंड देने की बात आ जाएगी, आपका नेगेटिव आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखते गलत काट देना, ठीक। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है भाई आपका,
ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए। वरना सीटेट में तो ऐसा देखने को मिलता है, दो ऑप्शन को तो देखते गलत काट देते हैं और दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना कोई फीडबैक प्रतिपुष्टि दे त्रुटियां करने पर अंक कम कर देना, ये भी काम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स की त्रुटियों को पूरी तरीके से अनदेखा करना, अनदेखा तो करना ही नहीं। मैंने क्या बताया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है बच्चे की गलतियां, ठीक। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर ही आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक कितनों के सही हुए पूरे में? 8 में से 8 बताइए आप लोग, और उसके बाद पूरे वीडियो खत्म होने के बाद देखता हूं आज का टॉपर कौन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है। मतलब क्या प्रतिभावान स्टूडेंट है कि पीछे से आने से बचने के लिए, लास्ट में प्रथम आने से बचने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है कि ये भगवान कम से कम लास्ट ना आए मेरा, चाहे लास्ट से दूसरे नंबर पर मैं आ जाऊं, ठीक है। तो ये वो अध्ययन कर रहा है, बड़ा ही मेहनती और तेजस्वी बच्चा है। तो यह किस तरीके के लक्ष्य का आपका उदाहरण हो सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, 4 ऑप्शन दूंगा, इसका बताओ आप लोग, दिमाग लगाओ, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। बताओ सही आंसर इसका क्या होगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है और देखता हूं इस बार कितने बच्चे इसका आंसर सही देंगे। कुछ होते हैं ना ऐसे आप लोगों की क्लास में भी, दोस्त यार में भी होंगे कि यार बस लास्ट ना हो, ठीक है, चाहे लास्ट से दूसरे तीसरे पे भी आ जाओ, ठीक। दूसरों की दुखी देखकर आदमी बहुत खुश होता है, ठीक है। नाइन्थ का सीन नहीं, नाइन्थ का सीन ही होगा। चलो एक ऑप्शन तो मैंने कटा दिया, और बताइए फंस गए इसके अंदर, पहला तीसरा चौथा, चलो फंस गए ना क्वेश्चन के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए महारत हासिल करने के लिए तो पढ़ ही नहीं रहा, वो चाह रहा है बस मैं पीछे से प्रथम ना हो, पीछे से फर्स्ट ना हो, ठीक है। तो महारत हासिल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। परिहार उन्मुख फिर महारत लक्ष्य, तो महारत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस बच्चे के पीछे। तीसरा तो वैसे काट दिया, तो चौथा आंसर बचा, ठीक है, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, यानी जो उसके गोल्स है, गोल्स में वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करना चाहता, मास्टरी अच्छी नहीं करना चाहता, बस सिर्फ पास होना चाहता है, लास्ट आने से बचना चाहता है। तो आंसर फोर्थ इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको फर्स्ट आना है आगे से, ना कि इसकी तरह, ठीक। अगला क्वेश्चन अगेन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ था आपके एग्जाम में। संकल्पनात्मक समझ पर यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, रटकर सीखने पर। रटने को तो मैंने पहले ही बताया, देखते गलत काट दो। परीक्षाओं के लिए सीखना, ये भी आपका नहीं होगा। दो में से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। देखिए गैर संदर्भित विषय वस्तु आ गया, अगर संदर्भित विषय वस्तु होता तो सही हो जाता, गैर आ गया ना तो गैर आपका नेगेटिव हो जाएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर सबसे ज्यादा बल देता है। एनईपी 2020 कहती है अब जो भी बच्चों को आप चीजें पढ़ा रहे हो वो रटने पर फोकस नहीं होनी चाहिए, वो समझ पर आधारित चीजें होनी चाहिए, जैसा अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बल देता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए, ना कि रट पाए, ठीक। रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, एनसीएफ ने पहले खत्म करा था, इस बार